आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत से 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसकी चर्चा इसमें की जाएगी। और इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए प्रश्न भी आपको व्याख्या में या इसमें देखने को मिलेंगे, जिसको इसका फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सल्तनत का प्रभुता संपन्न शासक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का प्रभुता संपन्न शासक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने, पहला ऑप्शन देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये बात बिल्कुल सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। 1208 ईस्वी तक वह मलिक या सिपह सालार की उपाधि से शासन कर रहा था। दूसरा ऑप्शन है, ना तो अपने सिक्के प्रसारित किए और ना उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई सिक्का हमें प्राप्त नहीं होता और समकालीन इतिहासकारों द्वारा कहीं ऐसा उल्लेख भी नहीं मिलता कि उसने खुतबा पढ़वाया हो। तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन, जब दोनों सही है तो तीसरा स्वाभाविक रूप से सही होगा। चौथा ऑप्शन है, वह दिल्ली के स्थान पर मुख्यतः लाहौर में रहा। ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, एक शब्द प्रयोग हुआ है प्रभुता संपन्न शासक। तो प्रभुता संपन्न शासक का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि किसी बाह्य शक्ति के अधीन ना रहकर स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला प्रभुता संपन्न शासक कहलाता है। हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखने को मिलता है कि वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात जब वह 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो एक नए वंश की स्थापना की, जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी गई। और उसने सुल्तान की उपाधि धारण तो की नहीं थी, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। तो इस हिसाब से अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी आपको मिलेगा कि सी ऑप्शन सही है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित और भी प्रश्न देख लेते हैं। वह दिल्ली के स्थान पर मुख्यतः लाहौर में रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाकर भारतीय क्षेत्रों पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहलाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो ऑप्शन में रहेगा, उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित और प्रश्न क्या हो सकते हैं? एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि उसके दरबार में जुड़े या दरबार से संबंधित कौन कौन से इतिहासकार थे? दो इतिहासकारों का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। एक है फ़ख्र मुदब्बिर और दूसरे हैं हसन निज़ामी। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर लिखा। फ़ख्र मुदब्बिर का बहुत बाद में इंग्लिश वर्जन छपा, जिसकी चर्चा हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, जब बुक का एनालिसिस करेंगे कि कौन सी पुस्तक कब लिखी गई और क्या क्या है उसमें, तो उसमें हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्यों से प्रश्न बनता है अक्सर कि हिंदुस्तान में पहली मस्जिद तो केरल में बनी, लेकिन दिल्ली में पहली मस्जिद जो मुसलमानों द्वारा बनवाई गई वह थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम की ताकत। वह बताया जाता है कि वह मंदिरों को तोड़कर बनी है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें मंदिर के पत्थर लगे हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन उसका करना ठीक नहीं है। और आगे देखते हैं, इसी प्रकार से उसने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त कुतुब मीनार के निर्माण की बुनियाद रखी, निर्माण कराने के लिए उसकी बुनियाद रखी। तो कुतुब मीनार का नाम उसका कुतुब की लाटभी के नाम से जाना जाता है। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए तो उन्हीं के सम्मान में इस मीनार का निर्माण
किया गया। इस मीनार के बारे में सर सैयद अहमद खान ने आसारुस सनादीद में बहुत विस्तृत तौर पर लिखा है, यहाँ तक कि वो चढ़कर कुतुब मीनार पर किसका किसका नाम है, बनाने वाले का नाम, कौन सी कलाम मजीद की आयत लिखी हुई है, सारा उन्होंने लिखा है। स्थापत्य कला पे बहुत अच्छी किताब है, मौका लगे तो आप लोग पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त तो मिनहाजुस सिराज एक इतिहासकार हैं जिन्होंने तबकात नासिरी लिखा। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा कि वह बहुत अधिक दान करते थे और बहुत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ते थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का वह कौन सा भाग था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन तथाकथित 7 शहरों में से प्रथम शहर की आधारशिला रखी? पहला ऑप्शन है शीरी, दूसरा है तुगलकाबाद, तीसरा है मेहरौली और चौथा है हौज ख़ास। अगर हम देखें कि शीरी के बारे में, शीरी जो है अलाउद्दीन ने इसका, ये दिल्ली का दूसरा नगर था। अलाउद्दीन ने इसका निर्माण 1303 ईस्वी में कराया था और शीरी निवासियों के लिए हौज ख़ास का निर्माण भी अलाउद्दीन ने कराया था। इसी हौज मतलब तालाब, इसी तालाब के इर्द गिर्द अनेक सूफियों की खानकाहें थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी खानकाह यहीं पर थी, इसी तालाब पे। फिरोज शाह तुगलक ने बाद में इस तालाब की सफाई भी करवाया और उसके मरम्मत कार्य भी करवाए। और तुगलकाबाद की बात की जाए तो तुगलकाबाद दिल्ली का तीसरा नगर था जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किलेबंद नगर के रूप में करवाया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला शहर ये नहीं हो सकता, पहला कट गया ऑप्शन। दूसरा तुगलकाबाद नहीं हो सकता, तीसरा मेहरौली, देखते हैं आगे, हौज ख़ास नहीं हो सकता। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकालीन इतिहासकार नहीं था? पहला ऑप्शन है अब्बास खान शेरवानी। यह अब्बास खान शेरवानी जो है तारीख़ शेरशाही लिखा है, शेरशाह का इतिहास लिखा है। तो शेरशाह तो सल्तनत काल का है नहीं, तो इस हिसाब से यही ऑप्शन हमें इसका उत्तर में मिलता है। अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं, दूसरा ऑप्शन। तो तीसरे का उत्तर होगा अब्बास खान शेरवानी, लेकिन अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं आगे। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में एक इतिहासकार, साहित्यकार, कवि और तमाम तरह के संगीत खोजों के लिए जाने गए। अमीर खुसरो ने कई किताबें लिखी, जैसे तुगलकनामा है, नूर सिपहर है, खजाइनुल फुतूह है, मिफ्ताहुल फुतूह है, देवल रानी खिज्र खां हैं, अनेकों ग्रंथ की रचना इन्होंने की। और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे इतिहासकार हैं जो एक सूफ़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। एक सूफ़ी हैं, साहित्यकार हैं, ख्याल गान कव्वाली में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन के अभियानों का, अलाउद्दीन के कई अभियानों में अलाउद्दीन के साथ भी रहे। और ये अमीर खुसरो पहले इतिहासकार हैं सल्तनत का जो मंगोलों द्वारा बंदी बनाए गए थे। इन्होंने अपना आरंभिक जीवन शहज़ादा मोहम्मद के संरक्षण में शुरू किया था। शहज़ादा मोहम्मद चूँकि मंगोल अभियान में 1286 ईस्वी में मारा जाता है, तो उस समय ये बंदी बना लिए गए। भाग्य था इनका ये बचकर फिर वापस चले आए। तो इन्होंने, इनका जो इतिहास है वो भी महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। सी ऑप्शन देखते हैं कि ज़ियाउद्दीन बर्नी भी सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। इन्होंने, इनकी 2 किताब बहुत महत्वपूर्ण है, एक तारीख़ फ़िरोज़ शाही और दूसरी है फ़तवाए जहांदार शाही।
ज़ियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत के अगर कहा जाए प्रमुख सबसे प्रमुख इतिहासकार हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मिनहाजुस सिराज के बारे में बताया ही जा चुका है। मिनहाजुस सिराज 1260 ईस्वी तक का इतिहास इन्होंने लिखा है। इन्होंने अपनी पुस्तक तबक़ात नासिरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। उसके बदले इन्हें बहुत सारा इनाम मिला और 10,000 सालाना वजीफ़ा भी 10,000 टंके सालाना वजीफ़ा भी और गांव और तमाम उपहार उनको दिया था नासिरुद्दीन महमूद ने। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर जो था वो ए है, अब्बास खान शेरवानी सल्तनतकालीन इतिहासकार नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित किस विदेशी यात्री के विवरण से सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं होती? ये इब्न बतूता है पहला ऑप्शन। दूसरा, इब्न बतूता के बारे में जान लेते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। या उत्तरी अफ्रीकी एक देश है मोरक्को से आया था। इब्न बतूता ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा भारत का विवरण दिया। मेहदी ख्वाजा हुसैन ने इसका इब्न रेहला नाम से संपादन किया। तो इब्न बतूता का इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इनके स्रोतों का प्रयोग करते हुए बड़ी सावधानी बरतनी होगी। तमाम अन्य समकालीन इतिहासकारों से कहीं कहीं ये बात बिल्कुल अलग करते हैं। आगे इनका जब आएगा मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक ने काफ़ी सम्मान दिया। मोहम्मद तुगलक के बारे में भी इन्होंने कई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इन्हें दूध भी बनाकर चाइना भेजा गया था, उसके बाद ये वापस नहीं आए 1342 में। मार्को पोलो एक विदेशी यात्री हैं। इन्होंने मंगोलों के बारे में बहुत विस्तृत विवरण दिया है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मार्को पोलो ने चंगेज़ खां, चूँकि कई देशों का भ्रमण किया, तो चंगेज़ खां का जो आज हमारे सामने इतिहास मिलता है कि चंगेज़ खां इतना क्रूर था, ऐसे करता था, वैसे करता था, तो मार्को पोलो ने इस बात का उल्लेख चंगेज़ खान की जो छवि है वो आज बनी है मार्को पोलो और अन्य समकालीन इतिहासकारों की कारण। अब तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी ये फारसी यात्री था। काली कटिया पहुंचा था जमोरी शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में, यानी राजदूत के रूप में यह कालीकट आया था 1443 और 44 ईस्वी के आसपास। एक बात और, मार्को पोलो ने पांड राज्य की अर्थव्यवस्था का बहुत बढ़िया उल्लेख किया है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, एथेनेसियस निकितिन। यह एक घोड़ों का व्यापारी था, रूस से आया था। कहाँ आया था? बहमनी राज्य में। कब आया था? 1470 से 74 के बीच ये भारत में यात्रा किया और काफ़ी दिनों तक यह बीदर में भी रहा। और इसका वृत्तांत तो जो मिलता है बहमनी राज्य के बारे में, इसने बड़ा अच्छा विवरण दिया है। बहमनी राज्य के दरबार से संबंधित और लोगों की दशा क्या है, एक तरह से इनके लेख में सामाजिक दृश्य भी दिखाई पड़ता है। तो सबसे, ये तो चारों बड़ा निकट का मामला है, इसमें सबसे निकट जो उत्तर इसका उत्तर होना चाहिए वो आप लोग गेस करिएगा कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ क्यों नहीं हो सकता। अब्दुल रज़्ज़ाक़ सल्तनतकालीन इतिहासकार का स्रोत जो है जानकारी हमें नहीं देता। किस प्रकार नहीं देता, इसको कमेंट में आप बताइएगा। तो इसका चौथे का उत्तर है सी। आगे चलते हैं हम लोग, पांचवा उत्तर छोड़ते हैं, ये कुछ गलत टाइप हो गया है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, तथाकथित दास वंश के सुल्तानों को कभी कभी इल्बरी तुर्की के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे तुर्किस्तान की इल्बरी जनजाति के थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी जनजाति का नहीं था? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऑप्शन है,
इल्तुतमिश, ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है। इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद तो इल्तुतमिश का परिवार से ही था, इल्तुतमिश से संबंधित था, और गयासुद्दीन बलबन उसी कबीले से था। इस हिसाब से इसका उत्तर है ए। कुतुबुद्दीन ऐबक एलबरी कबीले से नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था? तो इसमें ऑप्शन, आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए ऊपर देखे थे हम लोग कि प्रभुता संपन्न शासक इसलिए नहीं कहा जा सकता, उस हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। आराम शाह नहीं हो सकता, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु सुल्तान स्वीकार किया जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस बात का समर्थन किया है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभुता संपन्न सुल्तान था। नासिरुद्दीन महमूद चौथा ऑप्शन है। तो एक एक करके देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जो राजधानी दिल्ली सल्तनत का तो दूसरा सुल्तान है, तीसरा सुल्तान। लेकिन वास्तविक संस्थापक कैसे कहलाया? ये वास्तविक संस्थापक इसलिए इसे कहा जाता है कि इसने दिल्ली सल्तनत को एक मुद्रा दी और एक सीमा दी। संक्षिप्त में बात कर रहे हैं, इसने शुद्ध अरबी के जो पुराने पहले घिसे पिटे सिक्के थे उसको हटाकर चांदी का इसने क्या चलाया? चांदी का टंका चलाया। चांदी का टंका इसने चलाया और तांबे का जीतल 2 सिक्के इल्तुतमिश ने भारत में चलवाए। और इसके अतिरिक्त एक शासन के लिए जो शासन का आधार था इल्तुतमिश का, वह था 40 गुलामों का दल, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाए। तुर्कान चहलगानी का क्या था? 40 योग्य गुलाम जो थे उनको इल्तुतमिश अपने शासन का आधार बनाकर रखा था, जिन्हें वफादार गुलाम के नाम से जाने जाते हैं ये लोग, और इन्हीं के आधार पर वो शासन कर रहा था। इस प्रकार इल्तुतमिश के शासन का आधार विदेशी ये 40 गुलाम ही थे। और इल्तुतमिश के समय की घटना, अवध में पृथ्वी ने विद्रोह किया। अवध में किसने विद्रोह किया? पृथ्वी ने विद्रोह किया। और इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रज़िया को स्वीकार कर लिया था। इसने कहा कि मेरा कोई पुत्र इतना योग्य नहीं है कि वो मेरे यानी सल्तनत की जिम्मेदारी संभालेगा। कल मेरे मरने के बाद यह विश्वास हो जाएगा कि इसके यानी रज़िया के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अमीरों के पास। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न बनता है कि इक्ता व्यवस्था का प्रचलन कौन किया? तो इक्ता व्यवस्था का प्रचलन वास्तव में देखा जाए तो मोहम्मद गोरी ने किया था। मोहम्मद गोरी किस आधार पर किया था? मोहम्मद गोरी इस आधार पर किया था कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व क्या था? बदायूं का इक्तादार था। तो इक्ता शब्द का उल्लेख तो वहाँ भी मिल रहा है, लेकिन इक्ता को व्यापक रूप से प्रचलित इल्तुतमिश ने अपने ज़माने में किया। और इक्ता व्यवस्था प्रचलन के पीछे और आगे आएगा क्वेश्चन, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इल्तुतमिश 1210 से लगभग 1210-11 से 36 तक शासन किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मध्यकालीन इस्लामी मुद्रा व्यवस्था का जन्मदाता तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान। इसमें तो कोई बात ही नहीं करनी, ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है, तो इसका ऑप्शन बी होगा इल्तुतमिश। देखिए 40 का भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर।
चालीसा या 40 का समूह किसका उपनाम था? इसे तुर्कान चहलगानी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इल्तुतमिश के दरबार में 40 महान विद्वान। दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह। और तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश के तुर्की सेना नायक। चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश के 40 बड़े दास अधिकारी। तो इस आधार पर अभी जैसा कि बताया कि शासन का आधार वही अमीर थे, वही गुलाम थे, तो इस आधार पर उत्तर हमारा क्या होगा? बी होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के राज्यारोहण तक वास्तविक सत्ता का उपयोग किसके द्वारा किया गया? वास्तविक सत्ता यानी सल्तनत की वास्तविक सत्ता का उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो सेना तो थी पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में अमीर वर्ग भी था, धर्माचार्यों या उलेमा का भी प्रभाव था। देखिए यहाँ उलेमाओं लिखा है, उलेमाओं गलत है, उलेमा ही लिखा जाता है। उसका बाद में जो वीडियो बनाऊंगा द सल्तनत काल में डिस्क्रिप्टिव टाइप का, तो उसमें डालूंगा इसको क्यों उलेमाओं गलत है। तो डी वाला ऑप्शन है उपर्युक्त, बी और सी दोनों। देखिए इसमें एक बात प्रश्न में एक चीज़ पूछा गया है, वास्तविक सत्ता। तो सेना तो वास्तविक सत्ता का उपयोग सल्तनत काल में करती नहीं थी, इस आधार पर यह गलत हो गया। तो वास्तविक सत्ता का उलेमा और धर्माचार्य भी नहीं करते थे। जब ये दोनों गलत हो गया तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ऑप्शन बच रहा है हमारे पास अमीर वर्ग। तो सल्तनत काल में अमीर वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वास्तविक सत्ता जैसे ही सुल्तान कमज़ोर पड़ता था ये सत्ता में आ जाते थे और अपने अनुसार शासन चलाने लगते थे। अगला प्रश्न है, रज़िया की ख्याति इस तथ्य में निहित है कि, रज़िया यानी प्रसिद्ध है इसलिए। पहला ऑप्शन मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका सुल्ताना के रूप में। हाँ, रज़िया तो पहली मुस्लिम शासिका थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है जन समर्थन के द्वारा गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र शासिका। बिल्कुल सही है, जन समर्थन। लोगों ने जब अत्याचार बढ़ गया सल्तनत में, वो रुकनुद्दीन फिरोज वगैरह जो थे, रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शाह तुर्कान थी, जो कि एक निर्दयी महिला थी। हालांकि मिन्हाज ने उसके दान की उलमा को दान करती थी और तमाम चीज़ें उनकी प्रशंसा भी की, लेकिन उनकी आलोचना भी मिन्हाज ने, जो समकालीन इतिहासकार हैं, उन्होंने की है। रुकनुद्दीन फिरोज जब सुल्तान बनाया गया तो वास्तविक सत्ता का उपयोग उसकी माँ शाह तुर्कान कर रही थी। शाह तुर्कान के अत्याचारों से पीड़ित होकर रज़िया निकली, कही कि मेरे एक भाई की हत्या इन्होंने कर दी है, जो रज़िया का सगा भाई था, उसकी हत्या करके उसकी भी हत्या करने के लिए कोशिश कर रही। रज़िया निकली दिल्ली के सड़कों पर और लोगों से गुहार लगाई कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। अगर मैं उस अपने बातों पर खरी नहीं उतरती तो मुझे हलाक कर दिया यानी बर्बाद कर दिया जाए। तो दूसरा ऑप्शन था जन समर्थन के द्वारा गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र शासिका। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, उपर्युक्त ए और दो दोनों। चौथा ऑप्शन देख लें, इस्लामी निषेधाज्ञा के विरुद्ध शासिका के रूप में स्वीकृति। तो इस्लामी निषेधाज्ञा के रूप में, शासिका के रूप में उसे तो बहुत से अमीर और बहुत से उलेमा तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रभावशाली उलेमा और उमरा जो इल्तुतमिश के सच्चे हितैषी थे, उन्होंने कहा कि शासन बना रहे, इसके लिए रज़िया को मान लिया। लेकिन सल्तनत में एक बड़ा तबका था उलेमा और अमीरों का, जो एक महिला के अधीन शासित होना पसंद नहीं करते थे। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि 9वें का उत्तर जो है 9वें सवाल का, वो हमें मिलता है बी।
नहीं सॉरी, ये 11 नंबर सवाल है, ये इसका उत्तर है सी। 11 नंबर सवाल का उत्तर है सी। 12 नंबर देख लेते हैं। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि या कहता था? तो ये आसान सा सवाल है। नायब खुदाई, ईश्वर का प्रतिछाया, ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि उसका राजत्व सिद्धांत कितना प्रसिद्ध हुआ, तो इसमें उत्तर होगा बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो तीसरा यानी 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीवाने अर्ज ये सेना से संबंधित विभाग था, तो दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना जिसने की थी, अलाउद्दीन ने नहीं की थी, और यानी कि बलबन ने इसकी स्थापना की थी। इसमें भी कुछ है नहीं, आगे इन शासकों के बारे में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। सुल्तान के रूप में बलबन का महानतम योगदान क्या था? पहला ऑप्शन देखते हैं, उसने राजत्व संबंधी विचारधारा या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, राजत्व संबंधी विचारधारा या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व संबंधी विचारधारा तो पहले से चली आ रही थी, तो इस हिसाब से ये उत्तर सही नहीं है। अब बचाइए, उसने दोआब में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित की, ये सही है। उसने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए प्रबल प्रयास किए, बात सही है। मंगोलों ने उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों के आक्रमण के लिए चौकियां स्थापित की। अपने चचेरे भाई शेर खान को वह मंगोलों का सामना करने के लिए नियुक्त कर रखा था। शेर खान जब तक जीवित था तब तक मंगोल सिंध नदी के इस पार तक नहीं आ पाए थे। एक बात इल्तुतमिश में और जोड़ लीजिएगा, जो इल्तुतमिश से संबंधित है, अभी याद आया मुझे। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से मानपत्र प्राप्त किया था। बगदाद उस समय खिलाफत का केंद्र था। खलीफा से मानपत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान। एक मानपत्र क्या होता है कि इसमें बड़ा लोग पूछते हैं मानपत्र क्या है, उससे क्या लाभ हो, तो इसके बारे में जान लीजिए। मानपत्र जो था, मानपत्र ये एक तरह से स्वीकृति पत्र था। कैसा स्वीकृति पत्र कि खलीफा, चूँकि इस्लामी जगत में खलीफा का बहुत सम्मान था। खलीफा यानी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के देहांत के बाद पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक हुए, तो उनके समय से यह खिलाफत, जिनका चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हुआ था, लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया था, लोगों ने बहुमत के आधार पर चुना था, तो वही परंपरा चली आ रही थी। लेकिन 1228-29 में इल्तुतमिश ने मानपत्र प्राप्त किया। इससे पहले एक घटना और इल्तुतमिश के काल में घटी थी, उसको भी जान लीजिए कि इल्तुतमिश के काल में चंगेज़ खां ख्वारिज़्म के शाह जलालुद्दीन मंगमरनी का पीछा करते हुए जलालुद्दीन मंगमरनी जब हिंदुस्तान में घुसा, इल्तुतमिश के संरक्षण के लिए इल्तुतमिश सहायता देगा, तो चंगेज़ खां उसके पीछे था। अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मंगमरनी को सैनिक सहायता या किसी प्रकार की सहायता दे देता, तो स्वाभाविक सी बात है कि नवनिर्मित तुर्की साम्राज्य के लिए संकट खड़ा हो जाता कि नया साम्राज्य है। इल्तुतमिश अभी पूरी तरह से एक सल्तनत अपनी स्थापित कर रहा है, लेकिन उसी समय जलालुद्दीन मंगमरनी को इल्तुतमिश बड़ी कूटनीतिक जवाब देता है। क्या देता है कि आपके अनुकूल यह देश नहीं है, यानी यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, आप कहाँ ख्वारिज़्म के शाह हैं। यानी मंगोलों ने एक वक्त आया कि पूरा का पूरा एशिया के, जो आप देखते हैं कि जहाँ इनकी पूर्वज जहाँ के थे सुल्तानों के, आसपास के इलाकों को बुरी तरह लूटा। 1258 ईस्वी के आते आते अंतिम खलीफा जो बगदाद में हुआ,
वो मुस्तासिम बिल्लाह हुआ। मुस्तासिम बिल्लाह का बुरी तरह से दमन किया। उसको अंतिम खलीफा का हाल ये हुआ कि इसको बोरे में लपेट कर घोड़े से खिंचवाया गया, हाथी के पाँव के बांध दिया गया और तमाम तरह के उसे, जब वो मर गया खलीफा तो उसको निकाला। उसमें उसका वज़ीर भी गद्दारी किया था। खैर वो तो भारत और सुल्तान और मंगोलों जब या खलीफा का संबंध बताऊंगा तो उसमें मैं इसको विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। वापस आते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन कर रहे थे। 14वें क्वेश्चन में इसका आंसर होगा 14 का उत्तर डी। आगे देखते हैं 15वां। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो मूलतः निम्न जाति परिवारी हिंदू था, बाद में जिसने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया एवं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर बलात् अधिकार कर लिया? तो मलिक काफूर के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। जितने भी अभियान हुए दक्षिण में अलाउद्दीन जीता सुल्तान बनने के बाद, तो मलिक काफूर ने उस विजय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी किस लिए कहा जाता है कि इसको 1000 दिनार में ख़रीदा गया था मलिक काफूर को। और मलिक काफूर दक्षिण में प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को पहली बार उल्लेख मिलता है कि कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अलाउद्दीन जो दक्षिण विजय कर रहा था उसके बारे में जानते हैं कि धन प्राप्त करना उसका उद्देश्य था, इसलिए बार बार वो भेजा था। सुल्तान बनने से पूर्व भी एक बार वो गया था दक्षिण, तो काफ़ी धन लाया था जो सुल्तान बनने में उसकी मदद की। जलालुद्दीन बलनी लिखते हैं कि वो कड़ा से जब निकला तो प्रत्येक पड़ाव पर 40 मन सोना लुटाता हुआ गया। तो आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन। मलिक काफूर के बाद है खुसरो खां। अमीर खुसरो तो हो नहीं सकते। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये तो सुल्तान हुआ, स्वयं को खलीफा भी घोषित किया। तो इस 15वें का उत्तर है खुसरो खां, जो परिवारी हिंदू था, बाद में मुसलमान होकर यह अधिकार कर लिया था बलात् राजगद्दी पर, लेकिन बाद में हटा दिया गया। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में यहाँ जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। स्वयं को कहा खलीफा, यह खलीफा से मानपत्र प्राप्त नहीं किया। इसके बारे में और तमाम बातें मिलती हैं कि यह दरबार में कभी कभी नंगा दौड़ जाता था। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद निम्नलिखित में से किसे गद्दी प्राप्त हुई? बड़ी सावधानी से एक सवाल करना है, उत्तर देना है इसका। तो इस सवाल का उत्तर होगा ए, दौलत खां लोधी को मिली। उसके बाद जो है खिज्र खां आया है। नासिरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का है। वो नासिरुद्दीन महमूद मामलुक वंश का था, जो पहले इल्तुतमिश परिवार के बारे में बताया था, वो संबंधित था। नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल है वो 1414 तक है। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। और तैमूर के बारे में जानते हैं कि जब आया दिल्ली में और वो बुरी तरह से दिल्ली को लूटा बर्बाद किया। तैमूर वापस जा रहा था। मैं हूँ तैमूर एक किताब छापा है अल-हसनात ने, हेरल्डम ने जो फ्रांस से उसका छापा था उसको, उसका ट्रांसलेशन है। तो उसमें ये बात लिखी है कि तैमूर उतना तबाही नहीं मचाया था, वापस जा रहा था दिल्ली से, लेकिन तैमूर से मिलने उसका पुत्र आ रहा था। ये उत्तर पश्चिम सीमा में उसके पुत्र को राजा ने, स्थानीय राजा जो पंजाब के आसपास का था, वो उसने उसकी हत्या करके उसके बॉडी में, पूरे जिस्म में, खाल के अंदर उसके भूसा भरवा के किले के द्वार पर टंगवा दिया था। जब तैमूर देखा अपने पुत्र का हाल, कई दिन हो गए वो आया नहीं, तो लोग ढूंढे, बाद में पता चला कि उसके साथ ऐसा हुआ। तैमूर फिर पलटा, दिल्ली में बुरी तरह तबाही मचाया
और दिल्ली के उसके बारे में, तैमूर के बारे में जब कभी मौका लगेगा तो बताएंगे। अगला सवाल है 16वां का उत्तर है ए, दौलत खान लोदी। 17वां प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल के दौरान मध्य एशिया के महान तुर्क सेनानायक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा? तैमूर लंग के समरकंद अभियान पर यह गया था। उसी समय इसकी टांग टूटी थी, एक विकलांग हो गया था, तो उसे तैमूर लंग कहा जाने लगा। तो ये अभी इसके बारे में चर्चा हुई। नासिरुद्दीन, इसका उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान है। अगला क्वेश्चन देखें, तैमूर द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि उसका उत्तर सीधा सीधा है कि ये, इसका उत्तर बी है। खिज्र खां पैगंबर का वंशज था, इसलिए अपने को क्या मानता है, अपने को वंश को सैयद वंश। इसने सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की थी खिज्र खां ने। अगला सवाल देखते हैं 19वां, लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंध थे? लोदी सुल्तान, जैसा कि सिरसा के बारे में जानता है कि पठान था सिरसा, तो उसी के पूर्वज जो थे विशुद्ध इसमें है अफ़गानी थे। ये पठान जाति से, अफ़गानिस्तान से संबंधित थे। 19वां का सी उत्तर हुआ। अगला उत्तर देखते हैं हम लोग अगला सवाल का, निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक के शासनकाल में सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो इसमें सीधा सीधा उत्तर है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मोहम्मद तुगलक सल्तनत काल का सबसे योग्य, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था और इसने तमाम योजनाएं चलाई। उसकी योजनाएं एक के बाद एक असफल हुई। वो जितना योग्य था दूसरे से वैसी उपेक्षा करता था कि जिस तरह वो सोचता वैसे लोग सोचें। तो किसी इतिहासकार ने लिखा कि मोहम्मद तुगलक अपने समय से पहले जन्म ले लिया, यानी कि उसको 21वीं शताब्दी में जन्म लेना चाहिए था, तो हो सकता है उसके प्रयोग सफल होते। इसके बारे में और आगे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, किस सुल्तान के बारे में व्यंग पूर्वक कहा जाता था कि शहंशाह की सल्तनत पालम से यमुना तक फैली हुई है? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शाह, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, चौथा क्वेश्चन है अलाउद्दीन, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका भी उत्तर होगा यही नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके बारे में ये कहा जाता है, देखिए ये पहला, इससे पहले का क्वेश्चन देखा मोहम्मद तुगलक का कितना विशाल साम्राज्य, लेकिन कमज़ोर उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद के समय आते आते शहंशाह का शासन दिल्ली से यमुना तक था, यानी दिल्ली से पालम तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान है? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसमें मोहम्मद तुगलक उत्तर होगा। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विवादास्पद शासक है। ऐसा नहीं कि मोहम्मद तुगलक के बारे में इतिहास नहीं मिलता, इसके समकालीन इतिहासकार जैसा कि मैंने बताया इब्न बतूता भी था, ज़ियाउद्दीन बर्नी भी थे और तमाम इतिहासकार मौजूद हैं, इनके इसामी भी हैं, लेकिन सब अलग अलग बयान देकर मोहम्मद तुगलक को विवादित बना दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद के नगर का दुर्ग का निर्माण कराया था? तो इसका हमने तुगलकाबाद वाले में देख लिया था, शायद वो दूसरा क्वेश्चन था। तो तुगलकाबाद दुर्ग नगर का निर्माण गयासुद्दीन
तुगलक ने कराया था। इसमें ऑप्शन जो है ए सही है। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था और यह बहुत उदार सुल्तान था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत उदार सुल्तान था। ये कहता था कि हाँ, इससे एक प्रश्न और बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सिंचाई का निर्माण कराने वाला, सिंचाई नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान यही था, गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल है 1320 से 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने रस्म मियान यानी मध्यवर्ती नीति का पालन किया। बीच का मामला मध्यवर्ती नीति से शासन का कार्यभार चलाया। गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था भी बहुत उत्तम थी और इसके बारे में कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि उससे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से नहीं जमती थी और इसलिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कह दिया दिल्ली हुनूस दूरस्त। दिल्ली से यानी शेख से नहीं बनती थी, तो बंगाल अभियान पर सुल्तान गया हुआ था, वापस आ रहा था और कह दिया कि शेख जो है दिल्ली खाली कर दें। तो तभी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली हुनूस दूरस्त और सुल्तान तुगलकाबाद के समीप पहुंचा था और अफगानपुर में वो लकड़ी का मकान बनाया गया था स्वागत के लिए और वो मकान गिर गया, सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस घटना में सच्चाई, कई बार लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया कि यह कथन दिल्ली हुनूस दूरस्त निज़ामुद्दीन औलिया का है, लेकिन एक हिस्टोरियन मोहम्मद हबीब और खलीक अहमद निज़ामी ने दोनों लोगों ने मिलकर एक किताब लिखा है दिल्ली सल्तनत नाम से। उसके हिंदी वर्जन में पृष्ठ संख्या 416 पे इस बात को डिनाई किया गया है। उन्होंने नहीं स्वीकार किया कि ये कथन, उन्हें स्वीकार नहीं किया कि ये कथन कि दिल्ली हुनूस दूरस्त निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। से कोई भी व्यक्ति हो, मरते समय, शेख उस समय बहुत बीमार थे, मरते समय अपनी अंतिम दिन में ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते हैं कि कहेंगे कि हुनूस दूरस्त, दिल्ली दूरस्त, इस तरह का सुल्तान का स्टेटमेंट सुल्तान के विरुद्ध देंगे और इसका उन्होंने कई प्रमाण भी दिया है। देखिएगा पृष्ठ संख्या 416 पे है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 24 नंबर क्वेश्चन। 40 अमीरों के समूह का जड़ मूल रूप से किसने विनाश किया था? तो इसमें उत्तर होगा बलबन। 40 गुलामों में उसका गुलाम दल का एक सदस्य स्वयं भी था। बलबन को इस बात का ज्ञात था, इस बात का इल्म था, ज्ञान था कि जिस प्रकार मैं सुल्तान बन गया उसी दल से आकर, और ये प्रभावशाली बहुत, ये जो 40 अमीर थे इल्तुतमिश के साथ काम किए थे, तो ये जो आने वाले सुल्तान होते थे उस पर उनका बड़ा प्रभाव होता था। बलबन जब सुल्तान बना तो 40 के बहुत से सदस्य मर गए थे और बहुत से जो जीवित थे उनको नाहक कत्ल करा दिया। इस बात का उल्लेख समकालीन इतिहासकार ने किया है। और आगे देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किस तथ्य का प्रतीक है? खिलजी साम्राज्यवादी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है खिलजी क्रांति और तीसरा ऑप्शन है खिलजियों द्वारा सत्ता का बलापहरण, चौथा ऑप्शन है खिलजियों द्वारा सैनिक विद्रोह। तो इसमें ये ऑप्शन बी वाला सही है, खिलजी क्रांति। ये खिलजी क्रांति क्यों से कहा जाता है, तो इसके बारे में संक्षिप्त में जान लीजिए कि जब खिलजी वंश की स्थापना हुई, जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था। 1290 में इस वंश की स्थापना किया था। जो खिलजी वंश 1320 तक चला, इसमें अलाउद्दीन खिलजी जैसा योग्य सुल्तान भी हुआ।
तो खिलजी क्रांति से तात्पर्य यह है कि जब खिलजी की सत्ता आई तो जो एक तुर्क अमीरों का वर्चस्व था वो टूटा सल्तनत से, और पद जो महत्वपूर्ण पद थे वह अन्य लोगों को भी मिलना शुरू हो गए। अन्य अमीर जैसे खिलजी थे, अफ़गानी थे और भी तो जो अमीर थे सबको मिलना शुरू हो गया। नहीं तो एक छत्र राज्य ये चालीसा का बना हुआ था मामलुक वंश के समय में। अब साधारण लोग भी राज्य में आने लगे, जो भारतीय मुसलमान थे उन्हें भी स्थान दिया जाने लगा खिलजियों के समय। तो इसी को समग्र रूप से खिलजी क्रांति का नाम दे दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने के लिए क्या सुधार किए? सैन्य विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सुचारू रूप बनाने के लिए क्या सुधार किए, ये सवाल है। ऑप्शन सुनते हैं। सैनिकों की व्यवस्थित सैनिक प्रपंजी मास्टर रोल तैयार की जाने लगी, बिल्कुल सही है। मास्टर सैनिकों का पूरा तैयार किया जाने लगा मास्टर रोल। दूसरा ऑप्शन है घोड़ों को दागने यानी निशान बना देते हैं, हाँ ये घोड़ा सेना का है, फला आदमी का है, कि प्रथा प्रचलित की, यह भी सही है अलाउद्दीन ने। क्योंकि कभी कभी होता था कि घोड़े पर निशान नहीं लगा रहता था, बार एक अमीर लेके गया, पास कराया, उसका वेतन वगैरह जो था निर्धारित हुआ, दूसरा कुछ दूर गया बदल के दूसरा लेके चला आया दूसरा अमीर। तो इस चीज़ की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से को कम करने के लिए सेना विभाग में अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा लागू की। तीसरा ऑप्शन है सैनिकों को नकद वेतन का भुगतान किया, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन जो है सैनिकों को नकद वेतन देना बेहतर समझता था। उपर्युक्त सभी, इस आधार पर 26 का उत्तर होगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने से निम्नलिखित में कौन सा दीर्घकालिक यानी लंबे समय का लाभ नहीं हुआ? तो इसका उत्तर एक एक ऑप्शन देखते हैं हम, तो फिर उसका उत्तर निकल के आएगा। इसके द्वारा भारत के प्रायद्वीप भाग पर बेहतर नियंत्रण की स्थापना हुई, ठीक है। दक्षिण भारत में बेहतर नियंत्रण की स्थापना हुई, ये भी ऑप्शन सही है। ये दीर्घकालिक प्रभाव नहीं था, यह तात्कालिक प्रभाव था। दूसरा ऑप्शन है संचार साधनों की उन्नति उत्तर एवं दक्षिण भारत को आपस में जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई, बिल्कुल सही है। जब कोई भी पूरा लश्कर पूरा दिल्ली चला जा रहा है दौलताबाद, तो रास्ता भी और साफ़ हुआ होगा, रास्ता भी बना होगा, फिर वापसी भी मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की, तो इससे जो जुड़ाव बना होगा दक्षिण भारत से। तीसरा ऑप्शन है इसके द्वारा उत्तर दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो अगला देख लेते हैं इसका चौथा ऑप्शन, इसके द्वारा राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण बिंदु उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया। ये तो राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण बिंदु मोहम्मद तुगलक के बाद दक्षिण में नहीं आ रहा है। दक्षिण में तो हालांकि बन रहा है कि दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य दो सल्तनतें बन रही हैं, तो स्थानांतरित हो गया। यह भी कथन जो है दीर्घकालिक लाभ नहीं, ये तात्कालिक लाभ था। इस मोहम्मद तुगलक के समय में ही दो राज्य दक्षिण में दो बन गए, विजयनगर और बहमनी राज्य। एक ऑप्शन यही बचता है, तो इस आधार पर दीर्घकालिक लाभ यही नहीं हुआ, सी वाला उत्तर इसका सही होगा। क्योंकि अलाउद्दीन भी जब दक्षिण भारत गया था तो सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया काफ़ी पहले से चली आ रही थी, तो इस आधार पे हमारा उत्तर इसका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। अलाउद्दीन ने किस प्रदेश के अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, लेकिन स्थान का नहीं किया था। तो अलाउद्दीन सुल्तान बनने से पूर्व अपने चाचा और ससुर दोनों थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को बिना बताए कड़ा से ये चला गया देवगिरी। देवगिरी में जाकर इसने
देवगिरी लूटा, वहाँ से अपार संपत्ति इसको मिली देवगिरी से, और जो धन लाया और उसी के आधार उसी को उसके सुल्तान बनने में वह धन काफ़ी मदद किया। अब यहाँ पे थोड़ा बता देना उचित होगा कि देवगिरी से जब धन लूटकर अलाउद्दीन कड़ा पहुँचा तो इसका चाचा जो था जलालुद्दीन, वो जलालुद्दीन ने बड़ा रोचक वर्णन इसका किया है कि गंगा नदी है। जलालुद्दीन खिलजी को बार बार अलाउद्दीन पत्र लिख रहा है कि तुम जो है मुझे डर लग रहा है, मैं बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया, दक्षिण भारत चला गया। तो अलाउद्दीन को बार बार जो पत्र जलालुद्दीन खिलजी भी लिख रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दूंगा, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन अलाउद्दीन का मन बदल चुका था धन पाकर। जलालुद्दीन को उसके अमीरों ने समझाया कि कोई भी व्यक्ति के हाथ इतना लंबा धन लग जाता है तो वो आगे की सोचना शुरू कर दे, इसलिए बेहतर है उससे मिलने न जाया जाए। नदी पार करते वक्त, गंगा नदी के पार करते वक्त भी उसके अमीर अलाउद्दीन ने ढोंग रचा। कुछ सैनिक अपने साथ जलालुद्दीन खिलजी ला रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, सारा हथियार निकलवा दिया। नाव से जब पार आया तो अलाउद्दीन गले मिलने के बहाने अपने चाचा के गले मिला और इख्तियारुद्दीन नामक व्यक्ति को इशारा किया कि वार करो, तो उसने हाथ मारा, तलवार हाथ कट गया। हाथ कटा हुआ था तो बन्नी ने लिखा है कि सुल्तान ने यह कहा जलालुद्दीन ने, आय अल्लाह ये तूने क्या किया, मैं सत्ता तुझे ही सौंपने आया था। अलाउद्दीन ने इसके बाद इशारा किया तो सलीम नामक व्यक्ति ने अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस नदी के तट पर अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या की थी, तो गंगा नदी के तट पर हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? इसका उत्तर होगा बी, कांसा। कांस्य धातु का उसने सिक्का प्रचलित किया था। इसके पीछे भी मोहम्मद तुगलक के जैसा था, दूरदृष्टि रखने वाला सुल्तान था। तो चांदी की उस समय बताया जाता है कमी थी। चीन में कुबलई खान ने जो प्रयोग किया था वह सफल हो गया था सिक्कों पर, तो इसलिए इसने किया प्रयोग, लेकिन इसका प्रयोग सफल नहीं हो पाया। तो 29 का ये बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन 29 का सही है। बदायूनी ने लिखा है कि अकबर के शासनकाल तक सिक्के भरे देखे जा सकते थे कमरों में, यानी इतना जाली सिक्का तैयार हो गया था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, तो इसमें कोई है नहीं ऐसा। इसका मूल नाम है अली गुरशप। पूछा जा चुका है ये सवाल कि अलाउद्दीन का मूल नाम क्या था। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं करवाई थी? 31 का उत्तर देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वह नगर, नहर और बाग लगवाने में काफ़ी रुचि लेता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने कई नगर बसाए। उन नगरों में एक फ़तेहाबाद है, ये बिल्कुल सही है। जौनपुर बिल्कुल सही है। हिसार फिरोजा बिल्कुल सही है। एक ये ऑप्शन इसी हिसाब से फिरोज शाह तुगलक ने फ़तेहपुर की स्थापना नहीं करवाई थी। फ़तेहपुर नामक नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित था कि राजत्व का कोई रक्त संबंधी नहीं होता, यानी राजा का कोई संबंध रक्त संबंधी नहीं होता। राजा यानी न्याय करते समय, राज्य करते समय बिना भेदभाव, बिना रिश्तेदारी नातेदारी किए हुए उसके शासन करना चाहिए। शासक, दूसरा ऑप्शन है शासक स्वयं में एक कानून होता है। अलाउद्दीन
के बारे में कहा जाता है कि उसके शब्द ही अलाउद्दीन एक निरंकुश शासक था। उसके बारे में कहा जैसे लुई 14वां कहा करता था कि मेरे शब्द ही कानून है। अलाउद्दीन भी उसी प्रकार का विचार रखता था कि सुल्तान का शब्द ही कानून नहीं, सुल्तान सर्वोच्च है। तीसरा ऑप्शन है राज्य का कल्याण एवं प्रजा का हित राजत्व का सर्वोच्च आदर्श होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस 32 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा वो डी होगा। इसमें एक तीसरे वाले पे थोड़ा सा बात कर लें। राज्य का कल्याण एवं प्रजा का हित राजत्व का सर्वोच्च आदर्श होता था। अमीर खुसरो ने लिखा है अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था थी, उस बाजार व्यवस्था का उद्देश्य जो था प्रजा का यानी किसानों को लाभ पहुंचाना था। उन्होंने अपनी पुस्तक में बड़ा रोचक वर्णन किया है अमीर खुसरो ने कि मलिक तुज्जार अवध आया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी अवध में इल्तुतमिश से मिलने अलाउद्दीन से मिलने अमीर खुसरो गए। सुल्तान जो है बिना टोपी और चबूतरे पर बैठा था, बिना शाही पोशाक के। तो अमीर खुसरो को हिम्मत नहीं पड़ी कि डायरेक्ट जाके सुल्तान से मिल ले। सुल्तान का मूड है, कहीं घूम गया, कह दिए कि बिना पूछे आए हैं, कुछ भी सजा दे सकता है। तो जो दरबार में द्वार पे होते थे उनसे कहलवाएं कि कहीं इजाज़त ले लीजिए तो फिर मिले। अमीर खुसरो को अंदर बुलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अंदर बुलवाया तो अमीर खुसरो से अलाउद्दीन ने एक प्रश्न किया कि मैं कोई ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे चारों दिशाओं के लोगों का लाभ हो, तो कोई उपाय सुझाइए। अलाउद्दीन का काजी मुगीसुद्दीन से वार्ता के बारे में जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते होंगे कि काजी मुगीसुद्दीन का वार्ता, काजी मुगीसुद्दीन जब घर से निकला तो ये कह के निकला कि अब मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, दुआ वुआ पढ़ के निकला था। तो लेकिन जियाउद्दीन बरनी ने बाज़ार व्यवस्था के बारे में लिखा है कि अलाउद्दीन बाज़ार व्यवस्था जो लागू की, इसके पीछे उसका उद्देश्य सैन्य था। वो सेना इतनी बड़ी सेना रखा था, उनको वेतन देना था, इसलिए मूल्य निर्धारित रहेंगे तो तनख्वाह भी उसी हिसाब से देगा, तो वो सिपाहियों के यानी सैनिकों के खर्चे महीने के चल जाएंगे। इस आधार पर अमीर खुसरो ने उसकी बाजार व्यवस्था कल्याण की निस्बत से बताया है, लेकिन बरनी ने उसको सैन्य कारण से बताया है। तो 32 का उत्तर डी हो गया। 33 में आते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया? 33 बड़ा आसान सा सवाल है। तो इसमें सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 के आसपास कराई थी। आगे देखते हैं लोदी वंश का। ये बहुत महत्वपूर्ण सुल्तान था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में कई बातें मिलती हैं कि सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी का प्रचलन कराया। गज सिकंदरी जो था 30 इंच का था और इसने राज्य के हिसाब किताब के लिए यानी सिकंदर लोदी ने राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत कराई। खाद्यान्न पर अनाज कर ये जो है कहा जाता है इसने समाप्त कर दिए। व्यापारिक प्रतिबंध जो लगे हुए थे उसको हटाकर राज्य की समृद्धि की ओर ध्यान दिया। सिकंदर लोदी से एक प्रश्न और बनता है कि इसने ताजिया और मुहर्रम पे ताजिया निकलवाना इसने बंद करवा दिया था। इसके अतिरिक्त मज़ारों पर महिलाओं को जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसने इसके समय में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फ़रंगे सिकंदरी रखा गया। फ़रंगे सिकंदरी। इसके समय गान विद्या की एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम है लज़्ज़त ए सिकंदरी। ये पूछा जा चुका है, गान विद्या की ये पुस्तक है।
सिकंदर लोदी के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। सिकंदर लोदी अपने पिता यानी अपने पूर्व सुल्तान से बिल्कुल अपोजिट था। उसने अफ़गानों को, जो उसका पूर्व का सुल्तान बहलोल लोदी गद्दी के स्थान पर कालीन पर बैठता था कि अमीरों को ये न लगे कि ये सुल्तान बन गया है। यानी कि एक तरह से वो सभी अफ़गानों को साथ लेकर चलने की बात करता था। लेकिन जैसे ही सिकंदर लोदी सुल्तान बना तो उसने गद्दी पर बैठना शुरू कर दिया और अफ़गान सरदार जो उसके पिता के से उसके पूर्व सुल्तान के समय से चले आ रहे थे, उनको नियंत्रित करने का कार्य किया। सिकंदर लोदी खुद कहता है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सरदार उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाएंगे। मतलब सोच लीजिए, अमीरों को इस प्रकार से वो नियंत्रित कर रखा था। और एक और भी क्वेश्चन बनता है सिकंदर लोदी से। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी नाम से, उपनाम से ये फारसी में कविताएं भी कहता था। तो इस प्रकार से सिकंदर लोदी हो गया। और बहलोल लोदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहलोल लोदी 33 का उत्तर तो डी है, ये क्लियर है। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदियों में ये अफ़गानों की शाहूखेल शाखा से संबंधित था। तारीख़ दाऊदी एक किताब लिखी गई है, उसमें ये कहा गया है कि ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, जिसकी चर्चा हमने किया। इसने लोदी वंश की स्थापना 1451 में की थी, जो कि 1526 तक, और दूसरे उससे देख लिया जाए कि शेरशाह को भी इसमें शामिल कर दिया तो 1556 तक चला ये। बहलोल लोदी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इसने बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया बहलोली नाम का, और वो सिक्का जो है अकबर के समय तक उत्तरी भारत में विनिमय का प्रमुख माध्यम था। तो इस प्रकार से हमने सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी से संबंधित प्रश्न देख लिए। और आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन। औपचारिक रूप से निम्नलिखित में कौन सा विशेषण सल्तनत काल में राज्य के स्वरूप को सही दृष्टि से स्पष्ट करता है? धर्मतंत्र। सल्तनत काल में तो पूरी तरह धर्मतंत्र था नहीं, क्योंकि बहुत से हिंदू भी शासन में थे। पूरी तरह शरीयत के अनुसार शरीयत का शासन तो प्रभावशाली था, लेकिन पूरी तरह से शरीयत का शासन नहीं लागू था। प्रजातंत्र, लोकतंत्र तो संभव ही नहीं है। लोकतंत्र नहीं था, धर्मतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, और एक तंत्र या निरंकुशवाद, तो ठीक है ये निरंकुशवाद था, कुलीन तंत्र का प्रभाव था, लेकिन था नहीं। तो इसका ऑप्शन उत्तर जो होगा 34 का सी उत्तर होगा, एक तंत्र या निरंकुशवाद। अगला सवाल देखते हैं कि सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर अभिहित किया, यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन है? तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय की संकल्पना लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लोगों ने समझाया कि ये करना असंभव है। सिकंदर भी एक समय के बाद वापस चला गया भारत से शासन, और संपूर्ण भारत पर भी नहीं अधिकार कर पाया, तो इसलिए यह ख्याल वो निकाल दें। तो 35वां का ऑप्शन है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन प्रथम सुल्तान था जिसने यह विचार प्रस्तावित किया कि राजत्व को शासित लोगों के स्वैच्छिक समर्थन पर आश्रित होना चाहिए?
तो फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह कौन प्रथम सुल्तान था जिसने यह विचार प्रस्तावित किया राजत्व को शासित लोगों के स्वैच्छिक समर्थन पर आश्रित होना चाहिए, यानी जैसा कि लोग चाहें उसी प्रकार का होना चाहिए। तो ये होगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी। तो 36 का ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 37 नंबर। खलीफा से मान्यता प्राप्त करने के लिए अनुरोध और खलीफा से मान्यता प्रदान करने संबंधी मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। ये तो बता चुका हूँ मैं। तो इसका उत्तर ए होगा, इल्तुतमिश। और आगे चलते हैं, 38वां। किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता या प्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? मैं अभी बताया कि कुतुबुद्दीन बख्तियार मुबारक खिलजी, ये जो था खिलजी वंश का सुल्तान है, इसने खलीफा की अधीनता नहीं स्वीकार की, प्रभुसत्ता यानी खलीफा से मानपत्र नहीं प्राप्त किया, स्वयं को खलीफा ये मानता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। स्टार जिसमें जिन प्रश्नों पर लगा वो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। बार बार होने वाले विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी विद्रोह को रोकने के लिए यह आदेश दिया कि, पहला ऑप्शन देखिए, समस्त पेंशनों एवं अनुदानों वक्फ आदि को सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल सही है, उसने ऐसा आदेश दे रखा था, ये सही है। एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, सही बात है। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था जो लागी थी उसमें त्रिस्तरीय गुप्तचर नियुक्त किए थे, बरीद, मुनिहान। बरीद गुप्तचर को ही कहा जाता है, मुनिहान भी एक प्रकार के गुप्तचर थे। और अलाउद्दीन की खास बात थी, तीनों रिपोर्ट जो आती थी बाजार से, तीनों गुप्तचर की समान हो, अगर असमान होती थी तो उस पर वो तुरंत एक्शन ले लेता था। तीसरा ऑप्शन, दिल्ली में मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। अलाउद्दीन ने 4 जो आदेश जारी किए थे उसमें मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री में प्रतिबंध भी उसने लगाए थे। तो इस हिसाब से आदमी मदिरा और मादक पदार्थ का सेवन कर लेता है तो उसके बाद तमाम तरह के विद्रोही जो दिल में दबी बातें होती हैं सामने आने लगती हैं। उसी प्रकार अलाउद्दीन इस बात को समझा तो उसने मादक पदार्थों में, यानी मादक द्रव्य यानी मदिरा पीकर ऐसे बात करने लगता है, ऐसे कार्य करने लगता है जो होश में वो नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही है, डी वाला 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को सम्मानित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? अब यहाँ पे वो चीज़ मैं वहाँ नहीं बताया था, यहाँ पे खलीफा का मानपत्र के बारे में बात करते हैं। खलीफा का मानपत्र प्राप्त करने से, ऑप्शन देखते हैं, लक्ष्य क्या था? इस्लामी सिद्धांतों के प्रति अनुरक्ति, यानी कि इस्लामी सिद्धांत के प्रति अनुरक्ति थी, इसलिए लक्ष्य लेकर वो मानपत्र लेते थे। खलीफा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, ये अगला देखिए, सुल्तान खलीफा के मातहत होने का इस कारण दिखावा करते जिससे उन्हें जन समर्थन प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं, अगला, खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त सुल्तान का विरोध कुरान के पवित्र नियमों की अवहेलना माना जाता था। ये गलत है, इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, सी वाला ऑप्शन। मानपत्र प्राप्त करने का मकसद उद्देश्य यही होता था कि जो मुस्लिम उनके शासन के आधार थे वो तब तक उन्हें वैध सुल्तान नहीं स्वीकार करते थे जब तक वो खलीफा से मानपत्र प्राप्त नहीं कर लेते थे। तो खलीफा से मानपत्र प्राप्त हो जाता था तो शरीयत के अनुसार भी वैध सुल्तान के रूप में स्वीकृति मिल जाती थी, लोगों का जन समर्थन भी सुल्तान को मिल जाता था। लेकिन खलीफा की मानपत्र प्राप्त करना और खलीफा से प्रेम का एक उदाहरण यहाँ देखिए, 1258 में खिलाफत का बगदाद से अंत कर दिया हलाकू खां ने।
मुस्तासिम बिल्ला का मैं वर्णन कर चुका, जो बगदाद का अंतिम खलीफा था। इसके बाद खिलाफत मैसूर वहाँ चली गई, मिस्र से मिस्र खलीफा का केंद्र हो गया, राजधानी हो गई। तो खलीफा का दूत जब 1258 में, तो खिलाफत का अंत हो गया। लेकिन 2 वर्ष उसी के कुछ समय बाद नासिरुद्दीन के शासनकाल में खलीफा का दूत जब दिल्ली आता है, हलाकू खां का दूत, खलीफा का अंत हो चुका है बगदाद से। हलाकू खां अपना एक एलची यानी दूत भेजा नासिरुद्दीन के दरबार में, तो नासिरुद्दीन ने उसका सफ़ेद महल में स्वागत किया था, बड़े भव्य ढंग से स्वागत किया। बलबन को स्वागत के लिए भेजा गया और वह जाकर जब बताया कि सुल्तान कितना शान शौकत से रहता है। और नासिरुद्दीन के समय एक बात तो और बताना मैं भूल गया, 25 विदेशी राजा, उसमें राजकुमार भी थे, आए थे नासिरुद्दीन के दरबार में अपने मूल वतन को छोड़कर, मंगोलों के आक्रमण के भय से मूल राज्य छोड़कर नासिरुद्दीन के यहाँ आकर शरण लिए थे। नासिरुद्दीन उनको अपने दरबार में सिंहासन के आसपास रखता था। बलबन के समय ऐसे ही 15 शहजादे और बादशाह आए, जो कि मंगोलों के भय से हिंदुस्तान आए थे, जिनको दिल्ली में शरण मिला हुआ था। तो आगे देखते हैं, 40 का हो गया सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? पहला, जन समर्थन। ये तो जन समर्थन, आज लोकतंत्र में वोट देते हैं तो जन समर्थन सरकार बनती है, लेकिन उस समय निरंकुशता चलती थी, राजा ही सर्वोच्च होता था। तो उसको आवश्यक होता था कि वह अपनी शक्ति, सैन्य सामर्थ्य पर, उसकी वास्तविक स्रोत थी सत्ता की सैन्य शक्ति। लोग सेना के डर से टैक्स देते थे और अधीन रहना स्वीकार करते थे। तो ये इसमें जो 41 का उत्तर है वो खलीफा का तीसरा ऑप्शन देखिए, खलीफा का समर्थन। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं आया है। देखिए, जो 1258 के बाद खिलाफत का अंत होने के बाद नासिरुद्दीन के दरबार में आता है, तो उस समय खिलाफत का अंत हुआ तो खलीफा पूरे मुस्लिम देशों में उसका विरोध होना चाहिए हलाकू खां के दूत का, लेकिन तो ये नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में और स्वागत हो रहा है। खलीफा का मात्र एक तरह से देखा जाए सैद्धांतिक रूप से सम्मान करते थे दिल्ली सल्तनत के लोग, व्यवहारिक रूप से नहीं। खिलाफत व्यवहारिक रूप से जो है नहीं स्वीकार करते। इस तरह तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत है। उलेमा और सुल्तान की सत्ता के प्रति मान्यता या सम्मान, यह भी गलत है। सैनिक सामर्थ्य ही तय करता था कि कौन सा राजा कितने दिनों तक शासन करेगा, सैनिक सामर्थ्य और उसकी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, जन कल्याण, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना, हिंदू सौदागरों और व्यापारियों पर नियंत्रण रखना, तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है डी वाला, अवैध व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए। तो अमीर खुसरो का अगर स्टेटमेंट स्वीकार करते हैं तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो ने जन कल्याण की बात कही है। अगर बरनी का स्टेटमेंट स्वीकार करते हैं आप तो ऑप्शन बी इसका सही होगा उत्तर। लेकिन अगर दोनों दिया है कि जन कल्याण और ये सीमित वेतन, तो इसमें बहुत करीब का मामला है। आप अपने अनुसार पहले वरीयता पे ये रखिएगा, सैनिकों को संतुष्ट रखें, क्योंकि अलाउद्दीन के पास विशाल सेना थी। इसके पीछे तर्क है, विशाल सेना थी और विशाल सेना के खर्च के लिए तो उसे दक्षिण से बार बार अभियान किए जा रहे हैं, दक्षिण से उसे धन और कर मिलता रहे बराबर, तो इसीलिए वो सेना चल रही थी जब तक दक्षिण का धन था उसके पास। और जब वो दक्षिण से धन मिलना कम हुआ तो वो एक व्यवस्था चालू किया जन कल्याण। इसके बाद अगर जन कल्याण ऑप्शन में है
और ये दिया है तो आप बी ही मारिएगा। फिर उसके बाद अगर ये नहीं दिया है सैनिकों को संतुष्ट रखना, तो जन कल्याण मार के आगे निकल जाइएगा। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? यानी कि सुल्तान के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन से नियम को फॉलो किया जाता था उस समय? जन्म की वरीयता के आधार पर, अग्रजधिकार नियम के अनुसार, पूर्व सुल्तान द्वारा नामांकन, अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता या योग्यता। मध्यकाल में बिल्कुल सही है ये चौथा ऑप्शन कि योग्यता ही तय करती थी और अमीरों का मंतव्य, अमीर जिसको चाहते थे वो सुल्तान बनता था, क्योंकि उनका बहुत प्रभाव था और जिनमें योग्यता होती अमीर उसी को ही चुनते थे। और आगे देखते हैं तो 43 का डी उत्तर होगा और 44 का देखते हैं हम लोग। दिल्ली के कुछ सुल्तान मंदिर विनाशक या मूर्ति भंजक के रूप में कुख्यात हुए। उन्हें मूर्ति भंजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी वो मूर्ति तोड़े तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था उनका? 44 नंबर है। मंदिरों की अपार संपत्ति को लूटना, ये तो महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य था संपत्ति लूटना, लेकिन इसमें पूछ रहा है दिल्ली के सुल्तान, तो महमूद गजनवी हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन है तो ये दूसरा ऑप्शन है, चूँकि इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोधी था अतः मूर्ति भंजन एक धार्मिक दायित्व था। ऐसा दिल्ली सल्तनत में उल्लेख हर सुल्तानों के संबंध में नहीं मिलता। इल्तुतमिश ने उज्जैन का मंदिर तोड़ा, उज्जैन के महाकाल का मंदिर तोड़ा, तो उसके पीछे समकालीन इतिहासकारों ने जो कारण बताया है वो ये है कि उसमें जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने इल्तुतमिश से करने को कहा, क्योंकि वो षड्यंत्र का केंद्र बन चुका था उस समय। तो ऐसे ही तमाम इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए। जो कुछ सांप्रदायिक इतिहासकार हैं कि इस्लाम को यानी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने के लिए और इस्लाम का छत्र राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन सभी सुल्तान ने तो ऐसा नहीं किया कि उन्होंने मंदिर तोड़े। तीसरा ऑप्शन है, इसके द्वारा भारतीय लोगों पर विदेशियों की श्रेष्ठता की धाक जमाई जाती थी। ये बात सही है कि भारत में मध्यकाल में मंदिर तोड़े गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें कुल देवता के मंदिरों पर ज़्यादा प्रहार किया गया, कुल देवता के मंदिर ज़्यादा तोड़े गए। और अगला ऑप्शन देखते हैं, मुसलमान सैनिकों में धार्मिक उत्साह जागृत करने के लिए, तो इससे सैनिक को समय से वेतन मिले और समय से उन्हें छुट्टी मिले और इस प्रकार की तमाम व्यवहारिक समस्याएं उनको जो है वो पूरी होती रहे। तो सैनिक धार्मिक उत्साह के आधार पर लड़ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से ऑप्शन सी इसका उत्तर सबसे निकट है। तो ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछे तो बड़ी सावधानी से पढ़ के उत्तर दिया जाए। तो 44 का सी है। अगला चलते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने में भूमिका अदा नहीं करता था? फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने में सुल्तान की भूमिका नहीं अदा करता था? तो पहला है वजीर, दूसरा है अमीर वर्ग, उलेमा, स्थानीय सैनिक। सुल्तान की शक्ति अमीर नियंत्रित करते थे, बिल्कुल सही है। कई प्रकरण हम देखे हैं कि अमीरों ने सुल्तान ही को मार डाला षड्यंत्र करके। उलेमा भी नियंत्रित करते थे। धार्मिक आधार पर उन पर कह के कि ये शरीयत के अनुकूल नहीं है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए सुल्तान को, तो एक प्रकार नियंत्रण हुआ। अस्थाई सेना के सैनिक, अस्थाई सेना को अगर जब तक
सुल्तान उनके अनुसार चल रहा है, यानी सुल्तान पर विश्वास है उनको, तब तक रहते नहीं, ये भी विद्रोह कर देते थे। और ये अस्थाई सेना के सैनिक बड़े अमीर भी हो सकते हैं, बड़े सरदार भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो 45 का आ रहा है वो ए है, वज़ीर। आप बलबन के समय देखिए वज़ीर का कोई महत्व नहीं है सुल्तान पर, मोहम्मद तुगलक के समय देखिए कोई वज़ीर का कोई महत्व नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी के समय देखिए वज़ीर का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन इन तीनों का नियंत्रण कहीं ना कहीं से प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये 45 का उत्तर वज़ीर है, पहला वाला। 46 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में किस जाति तत्व के लोग मुख्यतः शामिल थे? यानी सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में किस जाति तत्व के लोग मुख्यतः शामिल थे? तो अरब तो बहुत ज़्यादा नहीं थे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए अफ़गान भी नहीं थे, संयुक्त तत्वों से गठित थे नहीं। सर्वाधिक अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो तुर्क ज़्यादा थे अमीर वर्ग में। आगे चलते हैं, तो 46 का उत्तर सी है। 47 नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन 47 नंबर। अधिकारियों का एक समूह जो सामूहिक रूप से उमरा के रूप में प्रसिद्ध था, किन लोगों को उमरा कहा जाता था? अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इस तरह का प्रश्न हो उसको पहले पढ़ के समझ लीजिए और कई बार पढ़ के उत्तर दीजिए। जो आपको आसान लगता है वही क्वेश्चन आपसे गलती होने की संभावना अधिक होती है। तो जो आसान लगे उसे 2 या 3 बार पढ़ के समझ कर उत्तर लगाइए। तो 47 का जो है देखिए, अधिकारियों का एक समूह जो सामूहिक रूप से उमरा के रूप में प्रसिद्ध था, किन लोगों को उमरा कहा जाता था? यही अमीर का बहुवचन उमरा है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, सल्तनत काल में गठित अमीर वर्गों में निम्नलिखित में से कौन सा अमीर वर्ग सर्वाधिक प्रख्यात, शक्तिशाली एवं सबसे पहला था? तो ऑप्शन देखते हैं, अमीर सादा, तुर्कान चहलगानी। और 2 ऑप्शन ऊपर हैं 48 नंबर का, जलाली अमीर, अलाई अमीर। जलालुद्दीन के समय के अमीर जलाली अमीर कहलाए, अलाउद्दीन के समय के अमीर अलाई अमीर कहलाए। तो आप देखेंगे सर्वाधिक प्रख्यात पूछ रहा है कि कौन सा अमीर सर्वाधिक प्रख्यात, शक्तिशाली एवं सबसे पहला था। तो सबसे शक्तिशाली पहला मैं बता चुका आपको कि तुर्कान चहलगानी यानी 40 अमीरों का जो दल था वो सर्वाधिक प्रभावशाली था इल्तुतमिश ने जिसका गठन किया था। 48 का उत्तर होगा बी। अगला देखते हैं हम लोग, सल्तनत काल में वजीर और 3 अन्य मंत्री राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। इन 3 प्रमुख मंत्रियों में कौन शामिल नहीं है? दीवाने अर्ज ये ऑप्शन है, दीवाने अर्ज सैनिक विभाग बिल्कुल सही है। 4 आधार स्तंभ में एक विभाग ये था। दीवाने रिसालत या धार्मिक मामलों का प्रमुख। तीसरा ऑप्शन है दीवाने इंशा या शाही पत्राचार। चौथा ऑप्शन है दीवाने कज़ा या न्याय विभाग। कज़ा न्याय विभाग, काजी जो होता था दिल्ली सल्तनत में वह न्याय करता था। काजी और काजुल कुज़ात पद था जो कि न्याय करने वाला पद था। और दीवाने अर्ज जो सेना में मुख्य भूमिका निभाता था। तो इस ऑप्शन से दीवाने रियासत जो था, दीवाने रसालत जिसको कहा जाता था, यह विदेश विभाग था। यानी कि इसका उत्तर जो होगा शामिल नहीं है ये बी वाला,
दीवान कज़ा यह पूछा, सल्तनत काल में वजीर और 3 अन्य मंत्री राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। इन 3 प्रमुख मंत्रियों में कौन शामिल नहीं है? दीवान रसालत जो होता था वो आपको मैं बताया विदेश मंत्रालय का कार्य देखता था। यहाँ धार्मिक मामलों का लिखा हुआ है। तो एक तो अगर ये विदेश मंत्रालय इसके आगे कर दिया जाए धार्मिक मंत्रालय के मामलों का प्रमुख के, तो उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन अब ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ होना चाहिए दीवान रसालत विदेश मंत्रालय। तो इस आधार पर उत्तर बी होगा। अगर ये होता विदेश मंत्रालय बी वाला आगे रिसालत के आगे, तो उत्तर इसका डी होता। अब ये है नहीं, ये गलत दिया है। तो कज़ा तो उतना महत्वपूर्ण 4 स्तंभ में नहीं था। यहाँ पे कर लीजिएगा विदेश मंत्रालय, तब उसके आधार पर उत्तर हो जाएगा डी, दीवान कज़ा या न्याय विभाग। आगे हम लोग देखते हैं, विभिन्न सुल्तानों द्वारा सृजित विभागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक राजस्व संबंधी दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। तो ये सही है, दीवान मुस्तखराज विभाग राजस्व की वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर उसके बाद है, दीवान अमीर कोही या कृषि मंत्रालय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का प्रमुख कृषि से संबंधित मंत्रालय था। ये भी बिल्कुल सही है। दीवान बंदगान या दास विभाग था। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में आता है कि उन्होंने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने बड़े लाखों की तादाद में दास रखा था ये, और दासों को प्रशिक्षण दिलवाकर उनको रोजगार देता था। तो चौथा ऑप्शन देखिए, तीसरा भी सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसमें पूछा कथन सत्य नहीं है। तो दीवान खैरात या सार्वजनिक दान या धर्मदा विभाग की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ये बिल्कुल गलत है। जो 50 का उत्तर होगा, दीवान खैरात विभाग की स्थापना सिकंदर लोदी ने नहीं की थी, बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान, दीवान खैरात और इसे औषधालय स्थापित करवाए थे। और विधवा स्त्रियों, मुस्लिम लड़कियों के लिए, विधवा नहीं सॉरी, मुस्लिम स्त्रियों के लिए, गरीब जो स्त्रियां थीं उसके लिए शादी के लिए खैरात विभाग की स्थापना करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का मानना था कि आदमी बेरोजगार होगा तो राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, जैसा कि फतूहात फिरोज शाही में जो सुल्तान ने स्वयं लिखा फारसी में, उसमें वो दावा करता है। उसमें अनेक प्रकार के 23 या 24 प्रकार के करों को समाप्त करने का भी दावा करता है। तो फतूहात फिरोज शाही सुल्तान ने स्वयं लिखी थी। तो 50 का उत्तर डी होगा। 51, ये बरीद कौन थे? ये तो आसान सा बता चुका हूँ। तो इसका उत्तर 51 का होगा डी, गुप्तचर सूचना एकत्रित करने वाले। 52 देख लेते हैं। 52 नंबर, दीवान विजारत के अंतर्गत, दीवान विजारत के अंतर्गत विशेष अधिकारों के अंतर्गत अनेक छोटे विभाग होते थे। निम्नलिखित में से कौन विभागाध्यक्ष सल्तनत काल वित्त प्रबंध में वजीर की सहायता नहीं करता था? तो वजीर की सहायता के लिए कौन को देखिए, मुशर्रिफ ममालिक महालेखा पाल, ये ऑप्शन सही है। मुस्तौफी ममालिक महालेखा परीक्षक होता था, ये भी सही है। दीवान मुस्तखराज राजस्व वसूल करने वाला, लगान की बकाया धनराशि वसूल करने वाला प्रभारी अधिकारी था, जो कि सहायता करता था किसकी? दीवान विजारत विभाग की। ये ऑप्शन बचा दीवान रियासत। माप तौल का जो है, आप देखेंगे दीवान रियासत माप तौल, बाजारों की देखभाल, शिकायत,
निवारण का प्रधान अधिकारी था। तो यही गलत है। आगे चलते हैं। 53 देख लेते हैं। प्रशासकीय नीतियों के निर्धारण और सल्तनत के प्रशासनिक गठन के प्रमुख निर्धारक तत्व थे। फिर से सुनिए, प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण और सल्तनत के प्रशासनिक गठन के प्रमुख निर्धारक तत्व थे। पहला ऑप्शन है खलीफा की शासन व्यवस्था एवं फारसी ईरानी सरकार के प्रतिमान। तो ये नहीं था, खलीफा की शासन व्यवस्था फारसी ईरानी सरकार के प्रतिमान नहीं थे सल्तनत के प्रशासकीय गठन के निर्धारक तत्व। तो ये गलत है। दूसरा है देखिए, यहाँ पे जो है फिर से क्वेश्चन समझने में गलती हो गई। प्रशासकीय नीतियों के निर्धारण और सल्तनत के प्रशासकीय गठन के प्रमुख निर्धारक तत्व थे खलीफा की शासन व्यवस्था एवं फारसी ईरानी सरकार के प्रतिमान। बिल्कुल सही है। बलबन नौरोज़ त्यौहार मनाया, फारसी दरबार की भांति अपना दरबार सजाया और तमाम तरह की अपने नाम और अपने पुत्रों के नाम देखेंगे कि कैकुबाद, कैखुसरो इत्यादि रखता है। तो खलीफा का शासन व्यवस्था जो जैसे कि इल्तुतमिश का वज़ीर जो था खलीफा के यहाँ वज़ीर पद पर रह चुका था, तो इस आधार पर खलीफा की शासन व्यवस्था से बहुत कुछ दिल्ली सल्तनत के लोगों ने सीखा था। तो ये सही है। सुल्तानों के जाति समूह की परंपराएं और प्रथाएं, ये भी बिल्कुल सही है। सुल्तानों के जाति समूह जो जाति समूह था उनकी जो परंपराएं अपनी लेकर आए थे वहाँ से भारत, तो वो अपनी प्रथाएं लेकर उसको भी हिंदुस्तान में उन्होंने लागू रहने दिया। भारत में पहले से विद्यमान प्रशासन तंत्र तुर्क जब आए तो स्थानीय प्रशासन को बहुत अधिक डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि ऊपर के बड़े पद पर अपने अधिकारी बैठा दिए और भारत के शासन में जो प्रशासन का तंत्र था उसको बने रहने दिया। तो यानी हिंद इस्लामी संस्कृति जैसे मिलकर बन रही है, स्थापत्य कला में दिखाई दे रही है, वैसे आपको प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण में भी दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा 53 का वो होगा डी। अब इतना ही देखते हैं, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, थक गया। अगला वीडियो जब डालूँगा मैं इससे आगे का क्वेश्चन होगा, उसकी चर्चा डिस्कशन उसमें होगी। धन्यवाद।